तो ये वीडियो स्पेशली क्लास 11th बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जस्ट इंट्रोडक्शन, उसके बाद इंट्रोडक्शन से जितने नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं उस नीट के क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाएगा। वीडियो को एंजॉय करिए और वीडियो को अगर लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्पफुल हुआ, मतलब 0.1% भी हुआ, तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, थैंक यू सो मच। क्लास 11th की बायोलॉजी का टोटल 22 चैप्टर है, उसमें से चैप्टर नंबर 1 हो चुका है कम्प्लीटली। अब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने की नीड क्यों करने की ज़रूरत पड़ी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आखिर हम क्यों करते हैं। तो हम लोग चैप्टर नंबर 1 में ये सीख के आए हैं कि टोटल नंबर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म या टोटल नंबर ऑफ द स्पीशीज अब तक जो डिस्कवर्ड है या जो डिस्क्राइब्ड है वो नंबर में बहुत ज़्यादा है, 1.7 से 1.8 मिलियन है। ये तो नंबर ऑफ स्पीशीज जो डिस्कवर्ड हो चुकी हैं और जो डिस्क्राइब्ड हो चुकी हैं वो हैं। अभी बहुत सारी स्पीशीज अननोन है जिसको डिस्क्राइब्ड करना और डिस्कवर्ड करना बाकी है। अब जो भी नंबर ऑफ स्पीशीज डिस्कवर्ड और डिस्क्राइब्ड हो चुकी हैं उसको प्रॉपर हम स्टडी कर सकें, एक सिक्वेंशियल मैनर में स्टडी कर सकें, इसके लिए एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है। तो वही साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के लिए जो मेथड है वही है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग टोटल 6 टॉपिक सीखेंगे। तो जिसमें से टॉपिक नंबर 1 है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के बारे में देखेंगे। टॉपिक नंबर 2 किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में देखेंगे। मोनेरा में मोस्टली जो आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किंगडम मोनेरा में रखे जाते हैं। किंगडम मोनेरा में हम लोग जैसे पढ़ेंगे बैक्टीरिया में आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। ये किंगडम मोनेरा में हम लोग पढ़ेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लाइक दैट कि क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोवन। ये किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं, इनमें जो मेंबर्स आएंगे उनकी स्टडी हम लोग करेंगे टॉपिक नंबर 2 में किंगडम प्रोटिस्टा में। टॉपिक नंबर 3 में हम लोग सीखेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। किंगडम फंजाई में फाइकोमास्टीज, एस्कोमास्टीज, बेसिडियोमास्टीज, ड्यूड्रोमास्टीज के करेक्टर्स, इसमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है और इसके एग्जाम्पल। किंगडम प्लांटी थोड़ा बहुत देखना है क्योंकि जस्ट इसके बाद प्लांट किंगडम का एक पूरा चैप्टर ही है। ऐसे किंगडम एनिमलिया थोड़ा सा सीखेंगे। चैप्टर नंबर 4 11th की बायोलॉजी में ही चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम डिटेल में है, तो उसको वहाँ देखा जाएगा। एंड वायरस, वायरवाइड एंड लाइकेन लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, टॉपिक नंबर 6 वायरस, वायरवाइड एंड लाइकेंस। तो इसको हम लोग लास्ट में देखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जो शुरुआत होगी वो कुछ साइंटिस्टों से होगी। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है अरस्तु। पहले हम इधर बता देते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी की लाइन को हम आपके लिए रीड कर देंगे। और जस्ट एक ध्यान चीज़ ये रखनी है कि जब भी एनसीईआरटी में जो ब्लैक बोल्ड लेटर से लिखा गया है उसको एटलीस्ट 2 से 3 बार रीड करना है ताकि मेमोराइज हो जाए, क्योंकि वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है उसके ऊपर नीचे 2-3 लाइन को कवर करते हुए। तो चलिए अब देखते हैं अरस्तु। पहला जो, वैसे तो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो क्लासिफिकेशन था एनसीईआरटी ने पहले बता रखा है कि कई कुछ ना कुछ क्राइटेरिया का यूज करके ही ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है। तो जो पहला क्राइटेरिया था फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग के बेसिस पे पहले क्लासिफिकेशन किया जाता था, बट ये साइंटिफिक मेथड नहीं था। फर्स्ट साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन या फर्स्ट साइंटिफिक मेथड बोले अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए वो यूज किया था किसने, अरस्तु ने। अरस्तु वाज अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। और अरस्तु का जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था वो किस पर बेस्ड था, मार्फोलॉजिकल करेक्टर पर बेस्ड था। मार्फोलॉजिकल करेक्टर के बेसिस पे अरस्तु ने
प्लांट को क्लासिफाई किया था ट्री, श्रब और हर्ब में। एंड एनिमल को इन्होंने डिवाइड किया था 2 ग्रुप में, एक जिसके पास रेड ब्लड है और एक जिसके पास रेड ब्लड नहीं है। अब इसको समझने के लिए आप जरा इस पे आ जाइए, थोड़ा ज़्यादा आपको फील होगा। अब देखिए, जैसे आपको ये दिख रहा है कि अरस्तु ने क्लासिफिकेशन सिस्टम में लिविंग थिंग्स टोटल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है 1.7 से 1.8 मिलियन, जो कि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, उनको इन्होंने डिवाइड कर दिया था 2 ग्रुप में। एक ग्रुप को बोल दिया प्लांट और दूसरे ग्रुप को बोल दिया एनिमल। अब प्लांट को इन्होंने मार्फोलॉजी के बेसिस पे फर्दर डिवाइड किया 3 पार्ट में। एक ग्रुप वो बनाया जो जिसमें प्लांट की जो मार्फोलॉजी थी, मतलब जो प्लांट की साइज थी वो स्मॉल प्लांट थे। दूसरा ग्रुप वो जो कि मीडियम साइज के प्लांट थे। तीसरा वो ग्रुप जो लार्ज साइज के प्लांट थे, उसको इन्होंने तीसरी कैटेगरी में रखा। अब अरस्तु का ये सिस्टम है, देखो ये एक आपका प्लांट हो गया, दूसरा आपका एनिमल हो गया। अब जो प्लांट सबसे स्मॉल साइज के होते हैं उसको हर्बेशियस प्लांट बोलते हैं और उसका स्टेम सॉफ्ट स्टेम होता है वो। अब जो मीडियम साइज के प्लांट होते हैं उसको श्रब बोल दिया अरस्तु ने, और उसमें जो सेवरल वुड स्टेम होते हैं। और जो थोड़ा सा लार्ज साइज के प्लांट थे उनको ट्री बोला, ट्री की कैटेगरी में रखा और उसके सिर्फ वुड स्टेम होते हैं। एनिमल को इन्होंने ऐसे डिवाइड किया एक हैबिटेट के बेसिस पे, तो एक जो एयर में रहते थे उसको एयर ड्वेलर एनिमल, जो लैंड में रहते थे लैंड ड्वेलर्स, और जो वाटर में रहते थे उसको वाटर ड्वेलर्स। तो ये कहाँ पे रहते हैं इसके बेसिस पे अरस्तु ने एनिमल को क्लासिफाई किया और मार्फोलॉजी के बेसिस पे अरस्तु ने प्लांट को क्लासिफाई किया। अब जो बात एनसीईआरटी ने लिख रखी है एनिमल की बात, तो वो एनिमल जिनके पास रेड ब्लड है, वो एक्चुअली में प्रेजेंट टाइम पे वो वर्टिब्रेट्स हैं। वर्टिब्रेट्स में जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उसमें रेड ब्लड होता है। वर्टिब्रेट लाइक आपका हो गया मैमल, एम्फीबियंस एंड मैमल, ये हो गए। उसके बाद आपका रेप्टाइल हो गया, फिश, रेप्टाइल एंड बर्ड, एम्फीबिया एंड मैमल, ये जो होते हैं आपके वर्टिब्रेट्स होते हैं ये रेड विथ रेड ब्लड के साथ होते हैं। और जो विदाउट रेड ब्लड, जो रेड ब्लड जिसमें नहीं है, यानी कि इनवर्टिब्रेट, ये आपके सामने इनवर्टिब्रेट दे रखा है। तो ये चीज़ें थी अरस्तु का क्लासिफिकेशन सिस्टम। ध्यान रखना है किस किस बेसिस पे था अरस्तु का क्लासिफिकेशन सिस्टम। मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे प्लांट को उन्होंने डिवाइड किया था और लिविंग हैबिटेट के बेसिस पे उन्होंने एनिमल को डिवाइड किया था, एक तो रेड ब्लड और विदाउट रेड ब्लड, याद रखिएगा। अब ये नीचे जो दिख रहा है आपको, ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। अब आपको ये पता होगा, बेसिकली 9th-10th में आपने पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जिन्होंने दिया था उनका नाम था कैरोलस लिनियस। इन्होंने पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया। एक किंगडम में किंगडम प्लांटी नाम दिया, दूसरे को किंगडम एनिमेलिया। प्लांटी किंगडम जो फोटोसिंथेसिस करता था, एनिमेलिया जो वॉक और ईट कर सकता था। तो सिंपल सा कैरोलस लिनियस का 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। अच्छा, अरस्तु के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है कि, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बेसिकली सबको पता भी होता, तो मैं बस जस्ट रिकॉल करवा दे रहा हूँ कि अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला, अरस्तु को ही फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है, इन्हीं को फादर ऑफ जूलॉजी भी बोला जाता है। ठीक है, अरस्तु ने ही फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया था। अब जरा इनको देखिए कैरोलस लिनियस साहब को। तो कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एक किंगडम प्लांटी, दूसरा किंगडम एनिमेलिया, इसको दिया था लिनियस ने। बट लिनियस का एक मेजर ड्रॉबैक था, जो लिनियस का 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसका जो मेजर ड्रॉबैक था कि जो 2 किंगडम सिस्टम है डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गा एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई। इन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया था लिनियस का 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। किस किन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं कर पाया, और फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक नहीं कर पाया। सबको मिक्स करके ही रख दिया गया था। ओके, तो ये इनका ड्रॉबैक था। अब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, 2 किंगडम सिस्टम से इम्प्रूव हो गया है 3 किंगडम सिस्टम, 3 से आया 4 किंगडम सिस्टम, 4 से भी सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्यूरेट और एडवांस आया
5 किंगडम सिस्टम जो कि दिया था RS विटेकर ने 1969 में। आपको 2 किंगडम सिस्टम और 3 किंगडम सिस्टम और 4 किंगडम सिस्टम नहीं करना है, क्योंकि एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। क्योंकि नॉलेज की कोई लिमिट नहीं होती, अगर आप डिटेल में घुसोगे तो क्लासिफिकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ी ही टॉपिक बन जाएगा। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, फिर आर्टिफिशियल, ठीक है, और कई सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ने हैं, लेकिन हम एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी में है, और जिससे नीट का क्वेश्चन, नीट लेवल तक के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो बस एनसीईआरटी पे रहेंगे, तो हमको 3 और 4 किंगडम सिस्टम नहीं करना है, सीधे हम 5 पे चलेंगे। अब जो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया गया था 2 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो उसमें एक तो किंगडम प्लांटी हो गया, दूसरा किंगडम एनिमलिया हो गया, ठीक। बट लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत लार्ज नंबर में जो ऑर्गेनिज्म थे वो किसी भी कैटेगरी में नहीं आ पा रहे थे, डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। तो 2 किंगडम सिस्टम बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाया, लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनडेक्वेट, मतलब ये बहुत लंबे समय तक यूज नहीं हो पाया। अब इससे भी एडवांस आया, बट इनका जो बेसिस था, टू किंगडम सिस्टम के बाद जब 5 किंगडम सिस्टम आया, तो 5 किंगडम सिस्टम का क्लासिफिकेशन करने का जो बेसिस था वो थोड़ा सा एडवांस था। तो क्या क्या बेसिस था? ग्रास मॉर्फोलॉजी, ये सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ द वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशन रिलेशनशिप एक्सेट्रा। इन सब के बेसिस पे हम लोग अभी देखेंगे, नेक्स्ट टेबल आएगा तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इन सब क्राइटेरिया को देखते हुए दिया गया है। अब आते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पर। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? RS विटेकर साहब ने दिया था। कब दिया था ये भी ध्यान रखना है। तो RS विटेकर ने 1969 में प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया आएंगे। अब मेन क्राइटेरिया जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसका मेन क्राइटेरिया क्या था इस क्लासिफिकेशन करने के लिए? एक सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेल स्ट्रक्चर का मतलब सेल उसका कैसा है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, सेल कैसा है, ओके। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर लेवल का है कि टिश्यू लेवल का है कि ऑर्गन लेवल का है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है कि हेटरोट्रॉफिक है। रिप्रोडक्शन का एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इन सब क्राइटेरिया के बेसिस पे RS विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। अच्छा, इस टेबल को देखने के पहले थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं हम क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन का, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, उसके बाद फिर एनसीईआरटी पे आते हैं। देखिए, टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन में पहला जो क्राइटेरिया रखा गया था वो दे रखा था सेल टाइप या सेल नेचर, आप बोल सकते हो सेल टाइप या सेल नेचर। तो सेल टाइप या सेल नेचर में आप क्या देखोगे? सेल टाइप या सेल नेचर में कि दो ही टाइप की सेल होती है। एक सेल होती है प्रोकैरियोटिक सेल, ये भी आपने 9th में पढ़ा होगा। दूसरी सेल होती है, दूसरी जो टाइप ऑफ सेल होती है वो यूकैरियोटिक सेल होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, राइबोसोम, बट वही राइबोसोम प्रेजेंट होता है। लेकिन वहीं पे यूकैरियोटिक सेल जो होती है, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ होता है, एंड सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं लाइक राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात आप लोगों को ऑलरेडी पता होगी। सेल अकरेंस मतलब सेल का ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से पूरे ऑर्गेनिज्म बना हो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कई सारे सेल से मिलकर बना होता है, मल्टीपल सेल इन द क्लस्टर टू फॉर्म द स्पेशल टिश्यू एंड ऑर्गन्स, देन these ऑर्गेनिज्म कॉल्ड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, इसके बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई भी करेंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑटोट्रॉफ होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट, आपको ये दिख रहा है, ये प्लांट अपना फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू स्वयं बना लेता है, तो ये आपका ऑटोट्रॉफ हो गया। वहीं पे अगर दूसरा जो होता है न्यूट्रिशन का टाइप वो हेटरोट्रॉफ होता है, जैसे आपको लायन दिख रहा है, मतलब लायन फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, तो ये आपका हेटरोट्रॉफ हो गया।
लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात हमने कर ही ली, तो ये चीज़ हो गया। आपको ये दिख रहा है ना, ये आपका दिख रहा है, ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद यूकैरियोटिक में यूकैरियोटिक सेल ही है, यूनिसेलुलर आपका अमीबा दिख रहा है ये, और मल्टीसेलुलर इंसेक्ट दिख रहा है। इधर आपको ऑटोट्रॉफिक प्लांट दिख रहा है। ऑटोट्रॉफिक की कोई भी एनिमल हो सकता है जो फूड और शेल्टर के लिए, फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहे। ठीक, अब यहाँ पे न्यूट्रिशन को अगर आपको देखना तो आप देख सकते हो इधर से भी आपका ऑटोट्रॉफ मतलब जो अपना फूड खुद बना ले वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होता है। अब ऑटोट्रॉफिक में दो टाइप, कीमो ऑटोट्रॉफ है कि फोटो ऑटोट्रॉफ है। कीमो ऑटोट्रॉफ का मतलब वो केमिकल एनर्जी का यूज करेगा फूड बनाने के लिए, और फोटोट्रॉफ का मतलब यानी कि फोटोसिंथेटिक का मतलब लाइट एनर्जी का यूज करेगा। जैसे आपको ये प्लांट दिख रहा है तो ये फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेसिस से फूड बनाता है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कीमोसिंथेसिस करते हैं, मतलब कीमो सिंथेसिस करके फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो ये चीज़ें दिखा रखा है ये। अब हेटरोट्रॉफ का मतलब जो फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करें तो वो होता है हेटरोट्रॉफ। तो जैसे आपका ये एनिमल दिख रहे हैं, ये सारे आप, ये फंजाई भी हेटरोट्रॉफ ही होती है, तो सारे हेटरोट्रॉफ हैं। अब इस टेबल पे आते हैं, देन नीचे देखेंगे, बताते हैं अभी। अब देखो टेबल, टेबल में दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है कि ये आपका 5 किंगडम सिस्टम है आर.एच. व्हिटेकर का। पहला जो करेक्टर है या पहला जो क्राइटेरिया वो सेल टाइप है। तो 5 किंगडम है, 5 किंगडम में पहला किंगडम मोनेरा है, देन प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमिलिया है। और ये जो किंगडम है 5 किंगडम, ये जो आपका सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में याद भी करना है। मतलब मोनेरा जो है प्रिमिटिव एनिमल है, मोनेरा से थोड़ा सा एडवांस प्रोटिस्टा हुआ, प्रोटिस्टा से एडवांस फंजाई, फंजाई से एडवांस प्लांटी, और प्लांटी से एडवांस आपका एनिमिलिया। ये सीक्वेंस भी, यही सीक्वेंस भी है। अब अगर हम देखें मोनेरा के, मोनेरा में मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमिलिया का जो सेल होता है, सेल किस में, किस किंगडम में किस टाइप की सेल होती है। तो मोनेरा के जो मेंबर्स होंगे उनमें जो सेल होगा या टाइप ऑफ द सेल होगा वो प्रोकैरियोटिक होंगे। मतलब मोनेरा के जितने भी मेंबर होंगे उसमें जो सेल होगी वो प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल होगी। बाकी जितने भी किंगडम बच जा रहे हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, इन सब में यूकैरियोटिक टाइप की सेल हो देखने को मिलेगी। तो सिंपल सा है। अब सेलवाल की बात करें अगर, तो सेलवाल जो होगा, सेलवाल की अगर बात करें तो सेलवाल में मोनेरा में जो सेलवाल होगी, मोनेरा के मेंबर की जो सेलवाल होगी वो सेलवाल नॉन सेलुलोजिक सेलवाल होगी। नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की बनी होगी। प्रोटिस्टा की सेलवाल, कुछ प्रोटिस्टा में सेलवाल पाई जाएगी, सभी प्रोटिस्टा में नहीं पाई जाएगी, ये ध्यान रखना है। अब फंजाई की बात करें तो फंजाई के जो मेंबर्स होते हैं उनमें जो सेलवाल होती है वो बनी होती है काइटिन की, ये ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए फंजाई की सेलवाल किसकी बनी होती है, तो फंजाई के जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो सेलवाल होती है वो काइटिनस सेलवाल होती है। अगर प्लांटी की बात करें तो प्लांटी में सेलवाल सेलुलोजिक होती है और एनिमल में सेलवाल होती ही नहीं है। तो ये चीज़ हो गई। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे आते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो आप यहाँ से सेल टाइप से पकड़ सकते हो। आपको ये पता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। यानी स्वाभाविक सी बात है कि मोनेरा चूँकि मोनेरा के जो मेंबर्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल उसमें होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। बाकी जितने भी किंगडम बच रहे हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल, इन सभी के मेंबर्स यूकैरियोटिक होते हैं। तो यूकैरियोटिक होने की वजह से न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। तो इन सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया में। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आपके जो मोनेरा और प्रोटिस्टा हैं इसमें जो मेंबर्स होते हैं मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं। तो ये सेलुलर लेवल का इसमें सिर्फ रहेगा, टिश्यू लेवल का नहीं हो पाएगा, सिर्फ सेलुलर लेवल का ऑर्गेनिज्म मोनेरा और प्रोटिस्टा में होते हैं। लेकिन फंजाई की बात करें तो फंजाई के जो मेंबर्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर लेवल के होते हैं और लूज टिश्यू लेवल के होते हैं, ये ध्यान रखना है। लूज टिश्यू लेवल देखने को, इसमें लूज टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है फंजाई के मेंबर्स में। प्लांटी जो होता है, प्लांटी के जो मेंबर्स होते हैं वो टिश्यू से लेके आर्गन लेवल तक हो सकते हैं, और एनिमिलिया के मेंबर्स जो होते हैं वो टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल के हो सकते हैं। अब जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, जैसे कि आपका सिलेंट्रेटा हो गया, इसमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में, प्लेटी हेलमिन्थीज में ऑर्गन लेवल का,
उसके बाद आपका जो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये सारे हैं, उसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाएगा। अब जो लास्ट करेक्टर है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी हम लोगों ने जस्ट देखा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कितने टाइप का होता है। मोस्ट मेनली दो टाइप का होता है, एक ऑटोट्रॉफिक होता है, दूसरा हेटरोट्रॉफिक होता है, यही दो होता है बस। अब उसमें फर्दर टाइप का जो होता है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक में भी दो टाइप का होता है, एक तो कीमोसिंथेटिक, दूसरा फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। तो कीमोसिंथेटिक हमने देख लिया। अब ऑटोट्रॉफिक पर दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक में भी फर्दर दो टाइप का है, एक सेप्रोफिटिक और दूसरा पैरासिटिक। अब इसका मतलब पहले देख लीजिए। ऑटोट्रॉफिक मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर कर लें। जैसे प्लांट की बात करें, प्लांट अपना फूड रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल में फूड खुद प्रिपेयर कर लेता है। उसके बाद एनर्जी को रिलीज कर देता है। तो ये चीज़ होती है फोटोसिंथेसिस में। ऑटोट्रॉफिक जो कि प्लांट होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है उसमें। लेकिन अगर वो हेटरोट्रॉफ की बात करें तो हेटरोट्रॉफ में सैप्रोफिटिक का मतलब हो गया ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फूड के लिए डेड मैटर पे, डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करें, उससे बोलते हैं सैप्रोफाइटिक। मतलब ऐसे लिविंग बींग्स जो फूड के लिए सड़े गले पदार्थ या मृत पदार्थ पर डिपेंड करते हों, वो आपके सैप्रोफिटिक होते हैं ये। और पैरासिटिक का मतलब जो फूड के लिए, फूड और शेल्टर दोनों चीज़, फूड और शेल्टर के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, वो पैरासिटिक होते हैं। ये चीज़ होगी क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट है वही चीज़ है आपका मोनेरा में जो होता। अच्छा, एक चीज़ और पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, पूछा जा चुका है, पूछा जाएगा क्या, कि मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किसमें, किस किंगडम में देखने को मिलता है? मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो अगर ये चीज़ पूछ रहा है तो आप बताओगे किंगडम मोनेरा। ये चीज़ आपको नोट पॉइंट कर एनसीईआरटी में बगल में नोट कर लेना है। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी अकर इन किंगडम मोनेरा। एक क्वेश्चन और इसी से मिलता जुलता आता है, मोस्ट एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी इन हैबिटेट एंड स्ट्रक्चर। अगर ये पूछेगा तो आप बताओगे किंगडम फंजाई। तो ये भी ध्यान रखना है, फंजाई के लिए वर्ड याद रखना है, मोस्ट एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी इन हैबिट स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट। मोस्ट एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी इन स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट। ओके, बुक में बहुत जगह है, बगल में आप इसको नोट पॉइंट कर सकते हो क्योंकि इसमें ये चीज़ नीट में पूछा जा चुका है। आपको दिख भी रहा है। देखिए ना, जितने भी किंगडम है, 5 किंगडम में से सिर्फ अकेला किंगडम मोनेरा में जितनी भी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पॉसिबल हैं, जितने भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन पॉसिबल हैं, सभी किंगडम मोनेरा में हैं। ऑटोट्रॉफ भी होता है किंगडम मोनेरा के मेंबर। ऑटोट्रॉफ में कीमोसिंथेटिक भी होता है, फोटोसिंथेटिक भी होता है। हेटरोट्रॉफ में सेप्रोफिटिक भी होता है, पैरासिटिक भी होता है। और देखो किसी में नहीं होगा। प्रोटिस्टा का फोटो ऑटोट्रॉफिक है, फंजाई का हेटरोट्रॉफिक है, प्लांट जो होता है मोस्टली ऑटोट्रॉफिक होता है, एनिमेलिया हेटरोट्रॉफिक होता है। तो कोई ऐसा नहीं है जो जितने भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन पॉसिबल है वो शो करे सिर्फ मोनेरा को छोड़कर। तो इसीलिए मोनेरा में मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। अब आते हैं जरा, अब आपका यही ये नीचे देख लो आप, ये आपका है किंगडम मोनेरा का बैक्टीरिया दिख रहा है, और किंगडम प्रोटिस्टा का ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे आपके किंगडम प्रोटिस्टा में आ जाएंगे। किंगडम फंजाई का ये मशरूम दिख रहा है, प्रोटीनिसिस मशरूम, जिसके आप लोग सभी हम लोग सब्जी बना के खाते हैं मशरूम। अभी हम लोग किंगडम फंजाई को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। किंगडम प्लांटे का ये प्लांट दिख रहा है, और ये किंगडम एनिमलिया का एक एनिमल लायन दिख रहा है। तो ये सारे हो गए आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। वो जो यहाँ पे है वो आपके एनसीईआरटी के टेबल में दे भी रखा है। चलिए आ जाइए इधर। अब
5 किंगडम सिस्टम के बाद इससे भी थोड़ा सा एडवांस आया 6 किंगडम सिस्टम, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब ये जो था, इसमें था 3 डोमेन सिस्टम। 3 डोमेन सिस्टम आल्सो बीन प्रपोज दैट डिवाइड द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें कितने डोमेन थे, तो ध्यान रखना है उसमें 3 डोमेन थे। 3 डोमेन में किंगडम मोनेरा को कितने डोमेन में डिवाइड किया गया है, तो किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन में डिवाइड किया गया है। बाकी जितने भी बच गए हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, यानी कि जितने भी यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म बच रहे हैं, यूकेरियोटिक वाले किंगडम बच रहे हैं, उनको 3rd डोमेन में रख दिया गया था, उनको 3rd डोमेन में रख दिया गया था। ये चीज़ ध्यान देनी है, को 3rd डोमेन में रख दिया गया था। तो इस प्रकार से आपका 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी आ चुका है यानी बन चुका है। अब इसको आपको समझना तो यहाँ से आप देख लीजिए, ये आपका दिख रहा है 3 डोमेन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब इसमें जो मोनेरा है, मोनेरा को इन्होंने 2 डोमेन में रख दिया है, क्योंकि मोनेरा के जो मेंबर्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। एक डोमेन है आर्चिया और दूसरा डोमेन है यू बैक्टीरिया। आर्चिया में वो रखे गए हैं माइक्रो जो साल्ट लविंग माइक्रोब्स होते हैं और हीट लविंग माइक्रोब्स होते हैं, और यू बैक्टीरिया में जो कार्बन ईटिंग हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं और ब्लू ग्रीन यानी कि साइनो बैक्टीरिया, जो साइनो बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन वो यू बैक्टीरिया में रखा गया। और जो 3rd डोमेन, डोमेन नंबर 1 आर्चिया हो गया, डोमेन नंबर 2 हो गया यू बैक्टीरिया, डोमेन नंबर 3 होगा यूकैरियोटा। यूकैरियोटा में जितने भी बच रहे हैं, प्रोटिस्टा, उसके बाद आपका फंजाई, प्लांट और एनिमल, ये सारे 3rd डोमेन में रख दिए गए हैं, और 3rd डोमेन का नाम है आपका यूकैरियोटा। तो ये 3 डोमेन हो गए, 3 डोमेन यानी कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हो गया। तो ये बात आपकी हो गई। अब एनसीईआरटी ने यहाँ पे बता रखा है कि जो चीज़ें जो डीमेरिट्स थे, मतलब जैसे अर्डियर क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या किया था, अर्डियर जो शुरू के क्लासिफिकेशन सिस्टम थे, यानी कि जो कुट्टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, उसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, फंजाई, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इन सबको एक ही किंगडम प्लांटी में रख दिया गया था, एक ही किंगडम प्लांटी में रख दिया गया था। दैट द करेक्टर दैट अनयूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड ए सेल वॉल इन देयर सेल। तो ये चीज़ हो गया। अब एक जो अब इसमें देख लो, अगर अब इसी की बात करो तो यहाँ पे देखो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया किसके साथ रख दिया गया था, यूकैरियोटिक प्लांट के साथ रख दिया गया था, अगर इस अर्लियर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो। ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक ही साथ रख दिया गया था। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे एनसीईआरटी ने दे रखा है, कई सारे एग्जांपल हैं, यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल है क्लैमिडोमोनास और स्पाइरोगाइरा। ये दोनों एल्गी हैं, लेकिन क्लैमिडोमोनास यूनिसेलुलर एल्गी है और स्पाइरोगाइरा मल्टीसेलुलर एल्गी है। तो यूनिसेलुलर, कोई भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो यूनिसेलुलर प्लांट हो चाहे यूनिसेलुलर एनिमल हो, तो उसको किंगडम प्रोटिस्टा में रखना होता है। तो यहाँ पे क्लैमिडोमोनास स्पाइरोगाइरा को दोनों को किस में रख दिया गया है, एल्गी में, मतलब प्लांटी में रख दिया गया है। तो ये ड्रॉबैक हो गया। ऐसे 3rd, इन्होंने हेट्रोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए। इन्होंने क्या कर दिया, हेट्रोट्रॉफ फंजाई और ऑटोट्रॉफ ग्रीन प्लांट को एक साथ रख दिया। तो ये कुछ ड्रॉबैक थे अर्डियर क्लासिफिकेशन के। अब फंजाई में चूंकि काइटिन है, फंजाई की जो सेल वॉल होती है उसमें काइटिन पाया जाता है, और जो प्लांट की सेल वॉल होती है उसमें सेलुलोज पाया जाता है। ओके, तो ये चीज़ भी नहीं सेपरेट करके रखी गई थी अर्डियर क्लासिफिकेशन में। प्लांट में सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। तो ये बात आपकी हो गई। अब ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर ग्रुप टुगेदर अंडर द किंगडम मोनेरा, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनको किंगडम मोनेरा में रखा रहना रहता है। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा रहना रहता है। किंगडम प्रोटिस्टा ब्रॉट टुगेदर क्लैमिडोमोनास। अब देखो किंगडम प्रोटिस्टा में जो यूनिसेलुलर क्लैमिडोमोनास है, ये किंगडम प्रोटिस्टा में होना चाहिए। क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गा ये भी किंगडम प्रोटिस्टा में होना चाहिए, लेकिन अर्लियर इसको किस में रखा गया था, एल्गी में, जो कि किंगडम प्लांटी से बिलोंग करता है, और दोनों के पास सेलवाल है। अब एनिमल की, तो प्लांट की बात होगी। एनिमल में जैसे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल है लाइक पैरामीशियम, अमीबा, ये सारे शुरू में अर्लियर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये रखे गए थे किंगडम एनिमल में, किंगडम एनिमलिया में, क्योंकि इसमें सेलवाल एब्सेंट थी।
लाइक सलवाल थी, बट इनको होना चाहिए किसमें, किंगडम प्रोटिस्टा में। मॉडर्न क्लासिफिकेशन यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे फंजाई हो, ये सारे किंगडम प्रोटिस्टा में रखे हुए हैं। तो पैरामीशियम अमीबा, यूनिसेलुलर पैरामीशियम, यूनिसेलुलर अमीबा, यूनिसेलुलर क्लैमिडोमोनास, यूनिसेलुलर क्लोरेला, ये सारे किंगडम प्रोटिस्टा में प्रेजेंट, यानी कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसके अकॉर्डिंग ये किंगडम प्रोटिस्टा में रखा हुआ है। तो ये अर्लियर क्लासिफिकेशन के कुछ ड्रॉबैक थे। तो ये चीज़ आपकी हो गई। अब आगे दिया हुआ है कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये इम्प्रूवमेंट इसमें होता रहेगा, मतलब इन फ्यूचर में भी अभी इम्प्रूवमेंट होगा, जैसे जैसे करेक्टरिस्टिक और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का जो अंडरस्टैंडिंग है वो इंक्रीज होगी, तो वैसे ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा। अभी ये जरूरी नहीं कि सबसे बेस्ट ही क्लासिफिकेशन सिस्टम है, और भी चीज़ें इम्प्रूव होंगी तो क्लासिफिकेशन सिस्टम भी और इम्प्रूव होगा। ये बात हो गई। अब हम लोग इस चैप्टर में आगे जो टॉपिक की बात करेंगे, पहले किंगडम मोनेरा की बात करेंगे, देन किंगडम प्रोटिस्टा की, देन फंजाई की, देन प्लांट और एनिमल, उसके बाद वायरस वार्वेडा और लाइकेन की बात करेंगे। तो ये बात हो गई। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किंगडम मोनेरा को डिटेल में देखेंगे, और इसके आगे पहले अब इससे रिलेटेड जितने भी नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 1, अभी हम लोगों ने जस्ट इंट्रोडक्शन किया था बायोलॉजी क्लासिफिकेशन का, उसमें जो नीट 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था, यानी कि इसमें से चारों ऑप्शन सही हैं, बट जो ऑप्शन माना गया है उसको हम लोग देखते हैं। जो ने नीट 2014 का जो आंसर की था, ऑफिशियल आंसर की, उसने जो माना था उसको देख लेंगे। बट अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन इसमें से सही नहीं निकलेगा। क्वेश्चन रिलेटेड करते हैं। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाई R.H. विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन। देखो अभी हम लोग एनसीईआरटी पढ़ के आ रहे हैं कि जो R.H. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, उसका जो क्राइटेरिया था, उस क्लासिफिकेशन सिस्टम का जो बेसिस था वो प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ये भी था, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी था, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था। बट अगर आप टेबल देखोगे ना, कहीं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं था। हाँ, बस उस एनसीईआरटी के लाइन में चीज़ लिखी हुई है, लेकिन टेबल में कहीं नहीं दिया। जहाँ पे करेक्टर आपका एक साइड पे है, करेक्टर में दिया हुआ है जो कंटेंट, उसमें ये नहीं है। तो इसी को नीट के ऑफिशियल आंसर की में यही हमारा आंसर माना गया था, फर्स्ट का बी, यानी कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है ये बेसिस नहीं था R.H. विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का। तो फर्स्ट का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, ये मैंने अलग से आपको नोट भी करवा दिया था। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी फाउंड इन द ग्रुप, तो स्वाभाविक सी बात है मोनेरा में याद होना चाहिए। याद क्या मतलब, आपको पता है कि मोनेरा भी ऐसा अकेला एक किंगडम है जिसके मेंबर्स जो होते हैं उसमें सारे जितने भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन पॉसिबल हैं, सभी मोड ऑफ न्यूट्रिशन किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या मोनेरा के जो मेंबर होते हैं उसमें देखने को मिल जाएगा। मतलब मोनेरा के जो मेंबर हैं वो ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, हेटरोट्रॉफ भी होते हैं। ऑटोट्रॉफ में वो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, कीमोसिंथेटिक भी होते हैं। हेटरोट्रॉफ में सैप्रोफिटिक भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं। तो सबसे मोस्ट मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किंगडम मोनेरा में देखने को मिल जाएगा। अगर यही पूछता कि मैक्सिमम न्यूट्रिशनल की जगह पे दे देता मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन हैबिटेट एंड स्ट्रक्चर, तो फंजाई हो जाता। खैर यहाँ पे न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी पूछा तो किंगडम मोनेरा आ जाएगा, तो सरेगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रखा है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कामा क्लेमिडोमोनास एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूड इन, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्लेमिडोमोनास यूनिसेलुलर एक एल्गी है और क्लोरेला भी यूनिसेलुलर एल्गी है, तो दोनों यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक होने की वजह से ये किंगडम प्रोटिस्टा में चले जाएंगे। तो तीसरे का ये करेक्ट हो जाएगा। ये मेंस 2012 का है, और नीट का जो नीट एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ 2013 से स्टार्ट हुआ है, उसके पहले ये एग्ज़ाम AIPMT के नाम से होता था। प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम होते थे, तो वही AIPMT मेंस 2012 का है ये क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन हो जाएगा, पूछ रखा है इन्होंने।
क्वेश्चन नंबर 4, ये भी IPMT 2000 बहुत ओल्ड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप लोग इजीली कर जाओगे, एनसीईआरटी के लाइन से गुजर चुके हो तो। इन विच किंगडम वुड यू क्लासीफाई द आर्चिया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, कामा इफ द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज यूज, मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को अगर हम यूज करें तो कौन सा किंगडम होगा 5 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग जिसमें आर्ची बैक्टीरिया और नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म आएंगे। जो हम अभी किंगडम मोनेरा को डिटेल में बताएंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ बताई जाएगी, किंगडम मोनेरा में आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म साइनो बैक्टीरिया आते हैं। ठीक, तो ये किंगडम मोनेरा में आ जाएंगे, किंगडम मोनेरा से बिलोंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2002 का है। उन्होंने क्या पूछा है, 5 किंगडम सिस्टम कामा मेन बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम सिस्टम का जो मेन बेसिस था क्लासिफिकेशन करने का, मेन क्राइटेरिया क्या था इन चारों में से, ये आपको बताना है इसमें। तो अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूज करने का लायक कुछ है नहीं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हो सकता है इसमें थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूज हो, बट ऐसा कुछ है नहीं। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर दिया है पहला, बट जो क्राइटेरिया एनसीईआरटी ने दे रखा है वो दिया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किसमें न्यूक्लियस की बात नहीं वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात हुई हुई है। आप अगर करेक्टर देखोगे टेबल में तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात हुई, किसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है किसमें नहीं है, तो ये तो रूल आउट हो गया। सेकंड, अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हाँ ये है, ये मेन बेसिस है क्लासिफिकेशन का 5 किंगडम के, कौन सा ऑटोट्रॉपिक है कौन सा हाइड्रोट्रॉपिक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसे ही होगा। सेल वॉल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, इसकी बात नहीं है तो ये भी रूल आउट है। सेल वॉल की बात हुई है, टाइप ऑफ द सेल वॉल की बात हुई है, या सेल वॉल के किस किंगडम का मेंबर जो है उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, लेकिन सेल वॉल की स्ट्रक्चर की बात नहीं हुई है, और एसोसिएशन ऑफ डोसन की तो बात ही नहीं है, तो ये भी रूल आउट है। तो पाँचवीं का बी सिंपल सा सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन रिपीट क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, 1998 का है। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन विच सिंगल किंगडम आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्लूड द ब्लू ग्रीन एल्गा यानी कि साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मेथनोजेनिक आर्ची बैक्टीरिया। जस्ट ऊपर हम लोकेशन करके आ रखे हैं, ये सारे किंगडम मोनेरा में रखे गए हैं, किंगडम मोनेरा में आ जाएंगे, तो 8वें का छठे का सी आ जाएगा। 7वां शायद वही क्वेश्चन है, हाँ वही तो है, ब्लू ग्रीन एल्गा यानी कि साइनोबैक्टीरिया आर इंक्लूड इन विच आर द फॉलोइंग ग्रुप, तो स्वाभाविक सी बात है किंगडम मोनेरा, और किंगडम मोनेरा के जो मेंबर्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, तो प्रोकैरियोट्स हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 8, इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन फॉर मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन इज, तो जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग वो आपका आ जाएगा एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट, यानी कि 8वें का बी ऑप्शन आपका करेक्ट बन जाएगा यहाँ पे। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जब करेंगे, टॉपिक नंबर 2 किंगडम मोनेरा, तो किंगडम मोनेरा को पहले एनसीईआरटी से करेंगे, फिर इसमें जितने भी नीट के क्वेश्चन आए हुए हैं उसको सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो बस इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। थैंक यू सो मच।